तो आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक विकास का समाजवादी परिप्रेक्ष्य। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। समाजवाद का आरंभ 19वीं शताब्दी में हुआ। समाजवाद व्यक्तिवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में आरंभ हुआ। 19वीं शताब्दी में प्राय सभी देशों में व्यक्तिवाद का बोलाबाला था। व्यक्तिवाद ने पूंजीवाद को अधिक विकसित किया, जिससे जो अमीर लोग थे वो और अमीर होते चले गए और जो गरीब लोग थे वो और गरीब होते चले गए। पूंजीवादियों के दोषों को समाप्त करने के लिए समाजवाद का उदय हुआ और यूरोप के कई देशों में यह समझा जाने लगा कि समाजवाद से ही पूंजीवाद के दोषों को हटाया जा सकता है। और इस तरह कई देशों में समाजवाद को अपनाया गया ताकि मजदूरों को अमीरों के शोषण से बचाया जा सके। इसकी परिभाषा इमाइल के अनुसार समाजवाद मजदूरों का ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य पूंजीवादी संपत्ति को समाजवादी संपत्ति में परिवर्तित करने के लिए राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना है। इसकी हम कोई एक सर्वमान्य परिभाषा तो नहीं दे सकते हैं, पर क्योंकि इतिहासकारों ने अपने अपने थॉट्स व्यूज़ इसके लिए दिए हैं, तो अब हम विचार करते हैं इसके उद्देश्यों पर। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, समाजवाद का उद्देश्य है कि देश के खनिज पदार्थों तथा दूसरे स्रोतों का प्रयोग समस्त जनता की भलाई के लिए किया जाए। समाजवाद राज्य को एक आवश्यक बुराई के स्थान पर राज्य को एक अच्छी संस्था मानता है, क्योंकि और उनका विश्वास है कि साधारण जनता की भलाई राज्य के द्वारा ही हो सकती है। और बात करते हैं समाजवाद के सिद्धांत और उसकी विशेषताओं पर। तो इसकी पहली विशेषता है, समाजवाद समाज की आंगिक एकता पर बल देता है। मतलब कि समाजवाद के अनुसार व्यक्ति कोई अकेला प्राणी नहीं है, बल्कि वह उसी प्रकार समाज से संबंध रखता है जैसे कि एक अवयवी शरीर से संबंधित होता है। मतलब जिस प्रकार शरीर की किसी भी अंग में कोई खराबी आने पर उसका प्रभाव संपूर्ण शरीर पर पड़ता है, उसी प्रकार यदि समाज में किसी व्यक्ति में कोई बुराई आ जाती है तो मतलब कि कोई व्यक्ति अगर दुखी है तो उसका प्रभाव संपूर्ण समाज पर पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता का भी प्रभाव संपूर्ण समाज पर पड़ता है। व्यक्तिवाद में स्वतंत्रता के द्वारा ही इस समता का महत्व स्थापित होता है। ओके। एंड लैंगिक समाजवाद में समानता के द्वारा स्वतंत्रता का अनुभव होता है। और इसकी दूसरी विशेषता है, पूंजीवाद का नाश करना समाजवाद का उद्देश्य है। मतलब कि जैसे कि समाजवाद में राज्य का कर्तव्य समाज की रक्षा करना होता है, इसलिए समाज की रक्षा के लिए राज्य को पूंजीपतियों का विनाश करना होता है, क्योंकि पूंजीवाद धन के समान वितरण को रोकता है, समाज में वर्ग व्यवस्था को जन्म देता है और पूंजीवाद से राज्य का स्वरूप सर्वहितकारी होने की अपेक्षा वर्ग हितकारी हो जाता है। और पूंजीवाद में एक दोष भी है, यह भी है कि जो राज्य का प्रयोग जन कल्याण के लिए करने के लिए श्रम संहार के लिए करता है। पूंजीवाद में धन का भी दुरुपयोग होता है। पूंजीवाद के द्वारा सामाजिक एकता भी नष्ट होती है। एंड इसका थर्ड पॉइंट है, समाजवाद प्रतियोगिता को समाप्त करने के पक्ष में है। जो समाजवाद है वो प्रतियोगिता को असामाजिक समझते हैं, क्योंकि इसमें मजदूर और श्रमिक पूंजीपतियों का मुकाबला नहीं कर पाते हैं और उनका शोषण ही होता है। फिर फोर्थ पॉइंट है, समाजवाद समानता स्थापित करता है। समाजवाद आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में समानता स्थापित करना चाहता है, परंतु यह पूर्ण समानता का समर्थक नहीं है, क्योंकि समाजवाद समानता का अर्थ यह लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने का समान अवसर प्राप्त है। एंड इसका फिफ्थ पॉइंट है, समाजवाद निजी संपत्ति की आलोचना करता है। कोई भी व्यक्ति मतलब किसी भी वस्तु को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति उस समय तक नहीं कह सकता है जब तक कि उसे उसका स्वयं निर्माण ना किया हो, क्योंकि संपूर्ण भूमि की उत्पत्ति प्रकृति ने की है
और इसी वजह से उस पर सभी का समान अधिकार है। एंड सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, समाजवाद व्यक्तिगत हित को सामूहिक हित के अनुकूल बनाता है। मतलब इसमें ये होता है कि इसका परिणाम यह होगा कि अब सारा धन समाज के कल्याण के लिए खर्च हो जाएगा, जबकि पहले यह धन पूंजीपतियों के पास रहता था। उत्पादन अब उत्पादकों की इच्छा के अनुसार ना होकर उपभोक्ताओं की इच्छा के अनुसार होगा। इसका सेवंथ पॉइंट है, वस्तुओं का उत्पादन समाज के हित में। मतलब जो वस्तुओं का उत्पादन होगा वो अब सामाजिक हित के लिए किया जाएगा। समाजवादी व्यक्तिगत हित की अपेक्षा सामूहिक हित को अधिक महत्व देंगे। वे सामाजिक हित के लिए व्यक्ति के हितों के बलिदान में कोई दोष नहीं समझते हैं। एंड इसका एट्थ पॉइंट है, समाजवाद श्रम के प्रति सम्मान भाव रखता है। व्यक्तिगत मतलब कि समाज के प्रति समान भाव रखता है। समाजवाद में श्रम की उपासना होती है। शारीरिक अथवा मानसिक दोनों प्रकार के श्रमों में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों प्रकार के श्रम के प्रति सम्मान की भावना रखी जाती है। पूंजीवादी व्यवस्था में श्रम चंद लोगों के लिए पूंजी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, लेकिन समाजवादी व्यवस्था में इसका सार्वजनिक हित के लिए प्रयोग किया जाता है। एंड इसकी नाइन्थ पॉइंट है, राजनीतिक और आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण। समाजवाद का मानना है कि शक्ति के विकेंद्रीकरण से व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण होता है और उसकी व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है। मतलब समाजवाद शक्ति के किसी भी केंद्रीकरण की अपेक्षा विकेंद्रीकरण पर बल देता है। एंड इसका 10वां पॉइंट है, श्रमिकों का शोषण किया जाएगा। मतलब जो समाजवाद है उसमें मजदूरों का शोषण नहीं किया जाएगा, राज्य उनकी सुरक्षा का पर्याप्त कानून बनाएगा। और अब बात करते हैं समाजवाद के पक्ष में तर्क। तो इसमें फर्स्ट है, समाजवाद न्याय पर आधारित है। पूंजीवाद स्वतंत्र प्रतियोगिता पर आधारित है, जिसमें पूंजीपति मजदूरों का शोषण करते हैं। पूंजीपति और मजदूर का क्या मुकाबला, मजदूरों से काम अधिक लिया जाता है और वेतन उनको कम दिया जाता है। तो यह तो अन्याय है ना, इसलिए समाज में अन्याय को समाप्त करना चाहता है समाजवाद। ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट है, सब लोगों का आर्थिक कल्याण। समाजवाद इस बात पर जोर देते हैं कि निजी संपत्ति, खुली प्रतियोगिता और जो स्वतंत्र व्यापार और उत्पादन के वितरण के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार होने से समाज में केवल कुछ लोगों का ही कल्याण होता है और उसके एक बड़े भाग को गरीबी, भूखमरी और अन्याय या अत्याचार के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता है। एंड इसका थर्ड पॉइंट है, समाजवाद धन की बर्बादी को रोकता है। स्वतंत्र प्रतियोगिता में धन का बर्बाद होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि पूंजीपति अपने लाभ के लिए उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिसमें उन्हें अधिक लाभ हो, चाहे उन वस्तुओं की समाज को फिर जरूरत या आवश्यकता हो या फिर ना हो। पूंजीपति अपनी वस्तुओं के प्रचार में बहुत धन खर्च कर देते हैं, जिससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और प्रतियोगिता में देश का जो धन है वो नष्ट हो जाता है। इस बुराई को दूर करने का उपाय समाजवाद है। समाजवाद में उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिसकी समाज में उपयोगिता हो, और इसके अतिरिक्त समाजवाद में वस्तुओं के प्रचार और झूठी शान के लिए भी धन को खर्च नहीं किया जाता है, अतः राष्ट्र के धन का उचित प्रयोग किया जाता है इसमें। यह प्राकृतिक है। प्रकृति ने जो दिया है वह सब व्यक्तियों को समान रूप से दिया है। जन्म से कोई व्यक्ति अमीर गरीब प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं, बल्कि मनुष्य के बनाए हुए नियमों के अनुसार बनता है, क्योंकि प्रकृति ने तो सभी को समान पैदा किया हुआ है। जो मनुष्य ने स्वयं नियम बनाए हैं उन्हीं की वजह से व्यक्ति गरीब या अमीर बनता है। और ऐसे नियम उचित नहीं कहे जा सकते हैं। इन सभी प्राकृतिक साधनों से सभी व्यक्तियों को समान रूप से लाभ उठाने का अवसर मिलना चाहिए। एंड इसका नेक्स्ट पॉइंट है, समाजवाद वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। जो समाजवाद है वो व्यक्तिवाद तथा दूसरे सिद्धांतों की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। व्यक्तिवाद सभी व्यक्तियों के हित नहीं चाहता है। एंड इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, समाजवाद अधिक लोकतंत्रात्मक है। मतलब कि समाजवाद और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक है। समाजवाद से ही लोकतंत्र सफल हो सकता है। एंड इसकी नेक्स्ट हेडिंग है, समाजवाद में मजदूर अधिक काम करते हैं।
व्यक्तिवाद में मजदूर अधिक और अच्छा काम नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम होता था कि वे कितने भी मेहनत कर ले उन्हें मजदूरी नहीं मिलने वाली है। और परंतु इसमें उन्हें इस बात का ज्ञान होता है कि जितना अधिक वो कार्य करेंगे उतना अधिक उनको वेतन मिलेगा। अगर उनको वेतन मिलेगा तो समाज की खुशहाली के साथ उनकी खुशहाली भी होगी। एंड इसका नेक्स्ट पॉइंट है, समाजवाद राष्ट्रीयकरण की नीति का समर्थक है। राष्ट्रीयकरण से प्राकृतिक संसाधनों का या फिर साधनों का प्रयोग राष्ट्र के हित के लिए किया जाता है, और यह सत्य है कि व्यक्तिगत नियंत्रण की अपेक्षा सामूहिक नियंत्रण को अच्छा समझा जाता है। एंड इसका लास्ट पॉइंट है राष्ट्रीय एकता। व्यक्तिवादी जो समाज में कई परस्पर विरोधी गुटों में बंट जाता है व्यक्तिवाद। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि पूंजीपतियों और मजदूरों में सदा संघर्ष चलता रहता है, परंतु समाजवाद समाज में परस्पर विरोधी गुटों के पैदा होने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि वहाँ अमीर और गरीब कोई भेद नहीं होता है इन दोनों में, अमीरी और गरीबी का। और राजनीतिक शक्ति भी किसी एक वर्ग विशेष के हाथों में केंद्रित नहीं होती है। सभी नागरिक आपस में मिलजुल कर रहते हैं, और उनके जो परस्पर सहयोग से समाज में उन्नति का होना फिर स्वाभाविक हो जाता है। और अब बात करते हैं समाजवाद के विपक्ष में तर्क। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, समाजवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बलिदान किया जाता है। समाजवाद में राज्य की कार्य और शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि इस पर राज्य का व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पहलू पर नियंत्रण हो जाता है। देन इसका दूसरा पॉइंट है, समाजवाद में व्यक्तिगत उत्साह समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक मनुष्य स्वाभाविक तौर पर अधिक धन कमाना चाहता है। अधिक धन कमाने से लालच पैदा होता है और उनका उत्साह बढ़ता है और वो अधिक कार्य करता है, क्योंकि और इससे उत्पादन में कमी आती है, क्योंकि उनमें फिर लालच बढ़ जाता है। एंड इसका नेक्स्ट पॉइंट है, समाजवाद में राज्य सभी कार्य उचित ढंग से नहीं कर सकेगा।